ये कह रहे हैं राहुल गांधी। तो वीडियो अगर उनको उपलब्ध करा दी जाती तो फिर ये नौबत ही नहीं आती, वो विदेशी धरती पर सवाल नहीं खड़े करते। मुन्ना साहब, चित्रा जी, सबसे पहले तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना चुनाव हारने के बाद ये बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी पक्ष के द्वारा हो, किसी भी दल के द्वारा हो, और कई बार प्रमाणित कर चुका है। और ये सबसे प्रामाणिक संस्था है, देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये संस्था है, और उस पर अगर सवाल ये उठाते हैं सदन के अंदर में, आप उठाइए ना। जब चुनाव आयोग इसकी प्रामाणिकता कुछ अगर आरोप लगाते हैं, उसको मांगा जाता है तो कोई लेकर जाते नहीं है विपक्ष के लोग, और जब विदेश की धरती पर जाते हैं तब सवाल उठाते हैं। और वो इसलिए नहीं उठाते हैं कि वो चुनाव आयोग में चुनाव हार गए हैं, वो इसलिए उठाते हैं कि उनको विदेशी फंडिंग चाहिए होता है। देश के खिलाफ में इस तरह के वो प्रायोजित करते हैं, प्रायोजन चलाते हैं। और ये पहली बार थोड़ी न लगा रहे हैं ये आरोप। ये तो 2017 में जब गुजरात का चुनाव हारे थे तब भी आरोप लगाए थे, 19 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी आरोप लगाए, 22 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ था, चित्रा जी आप तो वहीं से हैं, तब भी आरोप लगा था। फिर 2024 महाराष्ट्र के चुनाव के बाद का ये कहानी चल रहा है। तो राहुल गांधी को तो न भारत का समझ है और न भारतीय लोगों की समझ है, न अपने संस्थाओं पे विश्वास है और न किसी नेताओं पे विश्वास है, न अधिकारियों नवल किशोर यादव जी कह रहे हैं 2020 में कुछ चुनावों पर बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ सीटों पर अगर पारदर्शी तरीके से हो जाता तो फिर हम लोग चुनाव जीत चुके थे, हमारा ही मुख्यमंत्री बनता 20 में। ये तो चित्रा जी मैंने कई डिबेट में कहा है कि 2020 का जो भ्रम राष्ट्रीय जनता दल को हो गया है, वो मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए से अलग होकर लड़े थे, इसलिए इनकी सीटें पड़ी थी। न इनके नेता में कोई करिश्मा है, घोटाले में और नाम जुड़ गया। अरे इस गलत तो इनकी सीटें मत कैसे पड़ जाएगी, जरा सा आप सोचिए चित्रा जी। 20 साल से जो पार्टी को बिहार के लोगों ने, अरे भाई चुप रहो नवल यार, तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो भाई। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बोलिए बोलिए। बचन सिंह साहब इंतजार कर रहे हैं आपकी बात। काम करते होते तो 20 साल से आप यहाँ पे थर्ड क्लास नवल किशोर जी प्लीज, अब ये ऐसी बातें नहीं, उनको बोलने नहीं दीजिए, तो वो वैसे इतने देर से जुड़े हैं, ये नहीं हो सकता है। नवल किशोर जी, एक पार्टी को दो कर देता है, शर्म नहीं आती है? नवल किशोर जी, शर्म नहीं आती है? नवल किशोर जी बोलिए। लालू प्रसाद से थर्ड क्लास अरे शर्म नहीं आती है? कोई नहीं हुआ। एक पार्टी को दो भाग में कर देता है, कुछ बोलते नहीं हो। अरे तीसरे नंबर का नेता है तुम्हारा, तुमसे 3 नंबर का दल हो, 4 नंबर के पार्टी हो, पार्टी नहीं है, कोई पूछता है तुमको? अरे कोई पूछता है तुम्हारे पार्टी को? अरे जेल वाले नेता अरे तुम्हारी तुमको कोई पूछता है? अरे बेशरम न हो तुम, जेल जाने वाले लोग हो। अरे तुम तो वहां भी जाने लायक नहीं हो। विश्वास है, अरे तुम तो वहां भी जाने लायक नहीं हो। कैद में रहने वाले नेता के, अरे तुमको जाने लायक ही नहीं। चरवाहा विद्यालय का प्रोफेसर, तुम्हारा पार्टी घटिया है, तुमको कुछ नहीं आता है। अरे बिहार के लोग तुमको यादव जी प्लीज, धुरेंद्र मुन्ना जी वैसे भी बहुत देर से आए हैं, उनकी बात हो जाए प्लीज, ऐसे नहीं हो सकता। शाहनाज सिंह जी इंतजार में है, साबरा साहब इंतजार में है। नवल किशोर यादव जी प्लीज, नवल किशोर यादव कौन सी भाषा है, प्लीज सर उनको बोल लेने दीजिए, उनकी बात तो हो जाए प्लीज, बोलिए बोलिए। उससे बड़ा चरवाहा भी धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी मुद्दे पर बोलिए जल्दी से। तो गधा ही न चराएंगे लोग, बेहूदगी कर रहा है ना, बदतमीजी कर रहा है। नहीं नहीं है मुद्दे में, बताइए जल्दी से खत्म कीजिए अपनी बात। बदतमीजों की है, ये बदतमीजी कर रहा है, अभी मुद्दे पर माफी मांगना चाहिए। अभी मुद्दे पर चलिए, माफी मंगवाएंगे, मेरा समय हो जाएगा ब्रेक। राहुल गांधी जी कर जी, मुद्दे पर आ रहा हूँ। ये राहुल गांधी जी को ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, और कम से कम इनकी दादी से सीख लेनी चाहिए थी। उनके दादी ने भी कहा था कि विदेश में जब उनको सवाल किया गया था, पत्रकारों ने पूछा था अपने देश के बारे में, इंडिया के संस्थाओं के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि यह जगह उपयुक्त नहीं है। कम से कम आप मोदी जी की बात न मानिए, एनडीए के नेताओं की बात नहीं मानिए, संविधान की बात नहीं। ये कह रहे हैं कि सवाल तो वाजिब है, लेकिन देश के अंदर पूछे, विदेश में नहीं पूछे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सवाल तो उनके वाजिब हैं, खाली विदेशी धरती से ना पूछें। बिल्कुल, लोकतंत्र है, पूछने का अधिकार है। हाँ। बिल्कुल, विदेशी धरती का इस्तेमाल नहीं करे। सापरा साहब, आप भी समझदार प्रवक्ता हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। अपने नेता को आप बोल नहीं सकते, आपकी एक मर्यादा है, लेकिन जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इसी के चलते आप लोग उत्तर दे दूं अभी, बहुत बोल लिया है जब आपसे, और आपके नेता ने क्या क्या आरोप लगाए, हर एक चीज पर आरोप लगाते हैं। ठीक है, मैं बहुत देर से गई थी, इसलिए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी को थोड़ा सा बोल लेने देते हैं, फिर सापरा साहब में आ रही हूँ। सापरा साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। अब मुझे लगता है कि क्या हमारे पास वो आंकड़ा है
जो बिहार, यूपी और बंगाल का है, जहां जहां चुनाव होने हैं अगले 3 सालों में। देखिए सापरा साहब, अब आपके पास आते हुए चुनाव आयोग पर आप सवाल खड़े कीजिए, विपक्षी दलों का यह अधिकार है। मेरा सवाल है सापरा साहब, उसके बाद मैं शायना एनसी जी फौरन आपके पास आ रही हूं। उत्तर प्रदेश 1985 में कांग्रेस पार्टी आखिरी बार जीती थी, यानी कि 40 साल पहले उसको जीत हासिल हुई थी। 2027 में यूपी में चुनाव है। अब इसके पहले आ जाइए, 2026 वाला भी आंकड़ा दिखाई, बिहार का दिखा देते हैं। बिहार में आखिरी बार 1985 में जीती थी कांग्रेस, यानी कि 40 साल पहले जीती थी बिहार में भी। उसके बाद आरजेडी, और उसके बाद हमने देखा किस तरह से गठबंधन की सरकार रही। पश्चिम बंगाल में आखिरी बार कांग्रेस 1972 में जीती थी, यानी कि 53 साल पहले। अब चुनाव आयोग तो चरण सिंह सापरा जी, कहीं आप 53 साल पहले जीतते हैं, ये बड़े राज्य हैं सापरा साहब। और अगर कांग्रेस पार्टी खुद में भीतर झांकने की बजाय ये सवाल करेगी कि नहीं संस्थाएं ही गड़बड़ हैं, या तब तो बीजेपी नहीं थी ना 1972 से, अगर आप उसके बाद 1972 से आप हार रहे हैं चुनाव, तो बिहार को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, पिछलग्गू पार्टी बन गई है राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, और आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं बजाय कि अपने घर में चीजों को ठीक कर लिया जाए। चित्रा जी अभी धैर्य रखिए, सुनिए मेरी बात। अगर आप इस तरह से आंकड़े बताएंगे तो मैं भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में कितनी बड़ी पार्टी है आपको भी पता है, केरला के अंदर कितना बड़ा अकाउंट खुला है वो सब आपको पता है, तो इस तरह के आंकड़े मैं भी दे सकता हूं। खैर बहरहाल बात यह है कि राहुल गांधी जी क्या पूछ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी क्या पूछ रही है। हम तो निर्वाचन आयोग को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, पुख्ता बनाना चाहते हैं। हम तो यही कह रहे हैं ना कि भाई एक जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट जो है वो डिजिटल वोटर लिस्ट, जो आखिरी वोटर लिस्ट है वो हमें दे दीजिए। हम इतना ही पूछ रहे हैं, एक चीज ये। दूसरा हम पूछ रहे हैं कि भाई 5:30 बजे के बाद में जो 65 लाख वोट ऐड हुए हैं उसका आप वीडियो शूटिंग हमें दे दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन को क्या इतराज है? क्यों भारतीय जनता पार्टी, शिंदे सेना, एलजेपी ये क्यों दलाली कर रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन इनकी टूल किट का हिस्सा है क्या? ये दलाली करना बंद करिए। और शिंदे सेना की प्रवक्ता ने जिस तरह से कठोर शब्द वापरे हैं, जिस तरह से उन्होंने बकवास कहा, जिस तरह से उन्होंने बकना ऐसे शब्द कहे हैं, अरे भाई आपके अंदर कुणाल कमरा की आत्मा आ गई है क्या? कुणाल कमरा ने भी तो यही कहा था ना, दाढ़ी वाला, थाने से रिक्शा चलाने वाला गद्दार। तो गद्दार हमको मत सिखाइए, आपका गद्दारी का इतिहास है। गद्दार लोग हमको मत सिखाइए कि इस देश को कैसे चलाना है। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना कि निर्वाचन आयोग को ट्रांसपेरेंट करना है, पुख्ता करना है। तो इसके बीच में इस तरह के शब्द वापरने का क्या मतलब हो जाता है? तो ये ध्यान रखिए कि एक उंगली हमारी तरफ करोगे तो गद्दार वाली 10 उंगली आपके ऊपर आएगी। और इतना ही नहीं, आजकल क्या चल रहा है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच में, किस तरह से रस्साकसी चल रही है, किस तरह से उनको बेइज्जत किया जा रहा है। हाँ, ये बोलूंगा तो सारे मीडिया के सामने, सारे दर्शकों के सामने आपकी पोल खुल जाएगी। क्या हाल है एकनाथ शिंदे का, ये इनकी प्रवक्ता बता सकती है यहाँ पर। और ये शिंदे सेना को कम प्रोटेक्ट कर रही है। और ये सर आपने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, मैं सोच रही थी कांग्रेस पार्टी आखिरी बार कब जीती थी, मैं उसका आंकड़ा जब से तमिलनाडु नाम का स्टेट बना है सर चरण सिंह सापरा जी, वहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है। आपने तमिलनाडु में बीजेपी को लेकर कटघरे में खड़ा किया, मैं बीजेपी से पूछ लूंगी, लेकिन तमिलनाडु का आपने एग्जाम्पल दिया 63 के बाद तमिलनाडु जीती नहीं। आप लोग कहाँ का मतलब एग्जाम्पल देते हैं? मद्रास स्टेट में आप लोग जीते, तमिलनाडु जब से बना जीते भी नहीं चरण सिंह सापरा जी। 3 में न 13 में है। हाँ ठीक है, क्या बात आप कर रहे हैं? बोलिए प्रदीप भंडारी जी। चेंज करते पीड़ा की बात ये है, पीड़ा की बात ये है, जब बच्चा ना एग्जाम में फेल हो जाता है। मुझे कुछ बोलने दीजिए। अच्छा शायना एनसी जी की बात हो जाए, फिर क्लोजिंग कमेंट में आपका ले लूंगी। प्रदीप बोलिए शायना जी, बोलिए बोलिए शायना जी प्लीज, बोलिए शायना एनसी जी। देखिए, मैं सप्रा जी को एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि लोकसभा में जो आंकड़े आए, जो नतीजे आए, जो आपको लगता है कि वो सही और अचानक से विधानसभा गलत, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपको लगता है कि आपके नेता जब विदेश जाके भारत
के सम्मान को लेके एक सवाल प्रश्न तब हम कोर्ट में जाएंगे ना। एज एन निर्वाचन इंटाइटल्ड आयोग चाइल्ड निर्वाचन आयोग ने हर समझ रखिए, अभी सवालों उन्होंने मुझे निर्वाचन पूछा, आयोग प्लीज उत्तर आप दीजिए। अभी आप धीरज रखिए, मैं बोल रही हूँ, आपको आपत्ति हो रही है। प्रदीप जी उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। शाहनैन से जी प्लीज, मैं साफरा साहब समझ प्लीज, सकती हूँ आप कि जब बोल रहे थे आपको बीच में आपत्ति कोई हो टोक रही नहीं रहा है। था। साफरा साहब प्लीज, इलेक्शन साफरा साहब कमीशन प्लीज। इलेक्शन कमीशन ने हर चीज का जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने हर चीज का जवाब दिया। ठीक है, हर सेक्शन 22 सेक्शन 23 जो 89 अपील जल्दी से प्रदीप भंडारी जी, चित्रा जी, जैसे एक बच्चा जो होता है, जब बच्चा फेल हो जाता है एग्जाम के अंदर तो वो टीचर को ब्लेम करता है, क्लास के बाकी बच्चों को ब्लेम करता है। राहुल गांधी की यही हालत है। मैं सीधी बात कह रहा हूं चित्रा जी, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। रफाल में झूठ, आधार में झूठ, डोकलाम में झूठ, सिंगोल में झूठ, राम मंदिर में झूठ, सीए पे झूठ, आर्टिकल 370 पे झूठ, ईवीएम पे झूठ, संविधान पे झूठ और अब इलेक्शन कमीशन पे झूठ। जो हिस्टोरिकली झूठा रहा है उसके सामने कितने भी तथ्य रख दो वो नहीं समझ सकता, क्योंकि वो है बालक बुद्धि। तो आप कुछ भी रख दोगे। अब इस तरह की बातें नहीं, वो नेता विपक्ष हैं भाई, उनकी 99 सीटों वाले, मुझे लगता है इससे थोड़ा बच सकते हैं। वक्त